बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब अहमद, हीरा साइंस एकेडमी के प्लेटफार्म से। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टेस्टिंग सीरीज़ का पहला टेस्ट था, तो उसको मॉर्निंग शिफ्ट में जो टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करने लगते हैं। ये इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप घर बैठकर टेस्ट की अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके कितने एमसीक्यू आपने ठीक किए, कितने आपने गलत किए, तो इसे पता चल जाएगा। और हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कुछ देखेंगे, उनको भी सरसरी तौर पे देखेंगे कि जी आपने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करना था। और शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन बच्चे सारा ठीक लिख के आते हैं लेकिन 2 नंबर सिक्योर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते उसको भी हम ज़रा देखेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर पेपर नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है और उसके हम आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम शोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस, अब ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम है, इसमें हमने 3 पीक्स शो की हुई हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। अब ये जो पीक की हाइट है ये वाई एक्सिस के ऊपर ये रिलेटिव अबंडेंस को शो करती है, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इनका एटॉमिक मास रखा हुआ है अपना आइसोटोप्स का, तो ये उनकी पोजीशन को शो करता है। यानी पोजीशन ऑफ पीक जो है वो एटॉमिक मास नंबर से रिलेटेड है, और जो इनकी नंबर ऑफ पीक्स हैं वो नंबर ऑफ आइसोटोप से रिलेटेड हैं, और हाइट ऑफ पीक है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस से रिलेटेड है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें बेसिक मिलती हैं मैस स्पेक्ट्रम से, और इस तरह से हम सेपरेशन भी कर सकते हैं आइसोटोप्स की मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए। अब सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड इन द आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास होता है, उसके हमारे पास कुछ हिस्से होते हैं। अब उन हिस्सों को अगर देखें तो उनका अलग अलग से एक फंक्शन होता है। सबसे पहले हम कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास सैंपल होता है उसको वोलेटाइल बनाते हैं। वोलेटाइल बनाने से उनकी एटोमाइजेशन हो जाती है। जब एटोमाइजेशन हो जाती है, एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, तो एटम्स जब अलग अलग होते हैं तो फिर उनकी हम करते हैं आयोनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट वो लास्ट है, डेल्टा ऑप्शन F+ फ्लोराइड का यानी प्लस का है, और इसी तरह से O+ Ne+। तो बाद बच्चों ने ये भी लगाया होगा चार्ली ऑप्शन, जो कि तीसरा ऑप्शन है F2+ O2+ Ne+। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उनको जब वोलेटाइल करते हैं तो वो ऑटोमाइज हो जाता है सब्सटेंस, देन उसकी हम आयोनाइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास इंडिविजुअल आयन मिलेंगे डेल्टा ऑप्शन में। तो थर्ड वन एमसीक्यू है हमारे पास, द प्रेशर ऑफ वेपर्स मेंटेन इन आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर ड्यूरिंग आइसोटोपिक एनालिसिस इज। अब आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो हम कोशिश करते हैं कि लो से लो प्रेशर रखा जाए, ताकि उनके ऊपर हम आसानी के साथ उनके ऊपर वर्क कर सकें, उनको अलग अलग कर सकें। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनको अलग अलग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लो प्रेशर रखते हैं। और वो लो प्रेशर जो होता है हमारे पास 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ होता है। और आपके का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन, उसका है जी अराउंड 10⁻⁷ टार। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, बाकी इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं बनते, तो आपने इसको इनसर्कल करना था। अगर जिस बच्चे ने ये सर्कल किया है तो उसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा। अब फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, आउट ऑफ 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। हमारे पास कायनात में नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर जो आइसोटोप्स की तादाद है वो 280 है, और उसमें आगे वो पूछता है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, दैट इज द 40। टोटल 280 होते हैं, उनमें रेडियो आइसोटोप्स 40 होते हैं, और जो रिमेनिंग होती हैं वो नॉर्मल आइसोटोप्स होती हैं, वो 240 होगी। वैसे तो हमने अपनी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए बहुत से आइसोटोप्स
खुद भी बना लिए हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज, चार्ली ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी कहते हैं। बाकी विटामिन ए बी सी विटामिन ए बी और डेल्टा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन सी वाला है, चार्ली ऑप्शन। तो नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोमीटर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज टर्म्ड एज, तो इसका जी सेकंड ऑप्शन है आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रोमीटर को हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं और ये आयन्स की कलेक्शन करता है। कलेक्शन करने के बाद ये फिर देन आगे प्रोसेस होता है और एट द एंड हमारे पास मास स्पेक्ट्रम स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। इसके बाद है जी MCQ नंबर 7, हाइड्रोजन एटम इज लाइटर देन अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसका ऑप्शन है बीटा 68,000 टाइम्स। अगर पूछा जाए कि जी हेमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन तो वो भी यही ऑप्शन होगा। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन इज हैवियर देन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो वो भी आपसे का यही जवाब होगा 68,000 टाइम्स। वैसे जो हेमोग्लोबिन होती है जी उसके अंदर जो एटम्स की तादाद है 10,000। अगर पूछा जाए कि जी इसकी एटॉमिसिटी क्या है तो भी आप कह सकते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉलिक्यूलर आयंस एक्सेप्ट, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है NH4+। NH4+ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, क्योंकि NH4 जब बनता है तो ये NH3 एक लोन पेयर देता है H+ यानी प्रोटॉन को। जब लोन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इसके नतीजे में ये आयन बनेगा। जस्ट इसे हम आयन कहेंगे, इसे आप आयन विद मल्टीपल एटम्स आप कह सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अमोनिया मॉलिक्यूल नहीं है, इसके साथ H+ आयन भी शामिल हो रहा है। जो बाकी ऑप्शन हैं CH4+, ये CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसका आयन, इसे मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। He+, इसे मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ये प्लस का आयन, इसे हम मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयन नहीं है तो वो डेल्टा ऑप्शन है NH4+, जिसे हम अमोनियम आयन कहते हैं। अब 9th MCQ है विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान हम एब्जॉर्बर यूज करते हैं। पहला हमारे पास जो एब्जॉर्बर होता है वो वाटर का होता है और दूसरा एब्जॉर्बर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो हमारे पास ऑप्शन चार्ली है। तीसरा ऑप्शन 50% KOH, ये एब्जॉर्बर हम यूज कर रहे होते हैं। अब 10th MCQ है ब्लैंक है हमारे पास के डैश इज ऑब्जॉर्ब फिजिकली ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस, तो इसका बीटा ऑप्शन है हमारे पास वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ये जो है इनको हम फिजिकली ऑब्जॉर्ब करते हैं, इनको हम केमिकली ऑब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसके लिए जो हम एब्जॉर्बर यूज करते हैं वो होता है MgClO4 होल ट्वाइस। तो ये फिजिकल एब्जॉर्बर होता है, वाटर वेपर्स को फिजिकली ऑब्जॉर्ब करता है। इसके बाद है जी 11th MCQ विच वन इज अ मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब ऑक्सीजन पहला ऑप्शन है, इसके 3 आइसोटोप हैं। टिन दूसरा ऑप्शन है, इसके 11 आइसोटोप हैं। कैडमियम तीसरा ऑप्शन है, इसके 9 आइसोटोप हैं। और गोल्ड चौथा ऑप्शन है जिसे हम डेल्टा ऑप्शन कहेंगे, उसका एक ही आइसोटोप है। और इसके साथ साथ आर्सेनिक का भी एक आइसोटोप होता है, फ्लोरीन का भी एक होता है और आयोडीन का भी एक होता है। तो इन सब को हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डेल्टा, जिसका नाम है गोल्ड। इसके बाद है जी हमारे पास 12th MCQ इंपेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज, तो इसका चार्ली ऑप्शन है CH2O। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होती है। तो जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो CH2O बन जाएगा। अब 13th MCQ है हमारे पास डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिवाइज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स अवेलेबल इन, तो इसका जी चार्ली ऑप्शन है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास सैंपल मौजूद होगा उसकी अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। और 14th MCQ है 1
AMU इज इक्वल टू, इसका अल्फा ऑप्शन है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, और बाकी ऑप्शन उनमें सब में अगर यूनिट हम चेंज कर देते तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता। अगर -24 के साथ ग्राम लगा देते, अगर -21 के साथ मिलीग्राम हम लगा देते तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता। अदरवाइज ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है -27 है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैंने अलग से एक आप लोगों की हेल्प के लिए ये नोट कर दिया है कि 1 AMU की ये वैल्यू कैसे निकलती है। अब क्योंकि हमारे पास जो 1 AMU होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो इसको जब हम देखते हैं, क्योंकि कार्बन 12 ग्राम हो तो वो 1 मोल होता है। अगर 1 मोल की बात करें तो उसके अंदर वही एक Na के बराबर, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके अंदर एटम्स की तादाद होगी। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब Na की वैल्यू पुट की हमने, तो ये वैल्यू आ गई 0.1661 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम। अब 23 को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में हम ले जाएंगे तो इशारिया को हम मूव कराएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, उधर से वैल्यू माइनस में पावर इंक्रीज होगी। तो 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको -27 किलोग्राम, या अगर आप मिलीग्राम में लेकर जाना चाहते हैं तो -21 ही आएगा। तो जी हमारे पास नेक्स्ट MCQ है 14 MCQ का, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। अब 15 MCQ है जे बर्जीलियस डिटरमाइंड दी। अब यहाँ पर बच्चे जल्दी में क्या करते हैं कि ज़रा जल्दबाजी का शिकार होते हैं, जो ऑप्शन उनको पहले से मिल जाता है उसे टिक लगा देते हैं, हालांकि कोई भी सवाल हो उसको पूरा पढ़ना लाजमी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन एटॉमिक मास, ये ठीक नहीं है। एटॉमिक नंबर ये ठीक है, प्रोटॉन नंबर ये भी ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन है B एंड C बोथ, तो सबसे जो ठीक है यही बोथ वाला है। तो इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि हमने बेस्ट ऑप्शन ही टिक करना होता है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को हम टिक करते हैं। तो हमारे पास जो 15 MCQ है जे बर्जीलियस, तो इसका डेल्टा ऑप्शन आएगा B एंड C। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर एक ही बात होती है, तो उन्होंने आपको ज़रा मिक्सअप करने के लिए ये ऑप्शन दे दिए। अब इसके बाद है जी 16 MCQ हमारे पास, ऑल आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। अब होमो एटॉमिक वो होते हैं जिनमें सिमिलर एटम्स होते हैं, N2, P4, S8, ये तकरीबन एक ही एलिमेंट के होते हैं, और हेट्रो एटॉमिक वो होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं, NH3, HCl, H2O। तो उसने पूछा है हमसे कि होमो एटॉमिक बाकी तो सारे हैं लेकिन एक नहीं है, तो वो हमारे पास है जी अल्फा ऑप्शन NH3। ये हमारे पास होमो एटॉमिक नहीं है, ये हेट्रो एटॉमिक है। अब अगर हम बात करें 17 MCQ की, मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज बिकॉज ऑफ, तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबेंडेंस, क्योंकि एवरेज मैस जो होता है वो उनकी एक एलिमेंट मुख्तलिफ आइसोटोप्स की सूरत में पाया जाता है और उनकी अबेंडेंस भी अलग से होती है। तो फिर हम उनको एक ख़ास किस्म के फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मैस हमें मिल जाता है, तो वो इसलिए प्रोपोर्शनल होते हैं उनके रिलेटिव अबेंडेंस के साथ। तो ये हमारे पास 17 जो MCQs थे ये सॉल्व हो गए। अब हम ज़रा सरसरी तौर पर देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को कि व्हाट आर आयंस अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस। तो आयंस की डेफिनेशन, फिर हमने बताना था कि कितनी तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, और कौन सी कंडीशंस पे, यानी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो इस तरह से हमने 3-4 इनके पार्ट्स की सूरत में जब हम इसको लिखेंगे तो हमें 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, अदरवाइज हम जस्ट डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे तो हमें 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद है जी सेकंड, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन व्हाइल फॉर आयोडीन ओनली 1 पीक एट 127 AMU इज इंडिकेटेड। लो जी, ये पीक्स की तादाद की बात कर रहा है, तो इसकी जस्टिफिकेशन यही है कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं और आयोडीन का 1 होता है। तो जब 2 आइसोटोप्स होंगे तो उसकी पीक्स भी 2 होंगी, जब आइसोटोप 1 होगा तो उसकी पीक भी 1 होगी। तो इसमें थोड़ा सा मैस स्पेक्ट्रम भी आपने शो करा देना है, ब्रोमीन का अलग से और आयोडीन का अलग से, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे।
आगे जी, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन दिस सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU जस्टिफाई। अब इसकी जस्टिफिकेशन रीज़न के साथ हेडिंग डाल के आपने देनी है कि जस्टिफिकेशन यही है कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ रिलेटिव अबंडेंस होती है, उनको जब हम एक ख़ास फार्मूला के तहत हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें जाकर एवरेज एटॉमिक मास मिलता है, जो किसी इंडिविजुअल एटम, किसी इंडिविजुअल आइसोटोप का नहीं होता। ये कम्युलेटिव वैल्यू होती है जो कि एक एलिमेंट शो कर रहा होता है, और पीरियोडिक टेबल में भी यही लिखी जाती है। इसके बाद है जी, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखनी है और गिव 2 एग्जांपल्स, और उसकी एग्जांपल देनी है। डेफिनेशन के साथ इसकी टाइप्स भी आपने बता देनी है, सरसरी तौर पर होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर एटॉमिसिटी बता दें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को खारिज कराया जाता है या उनको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। और कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, ये दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर अलग से कि इलेक्ट्रॉन बीम हम अगर उसकी बम्बार्डमेंट करें, एक्सरेज की कर दें या अल्फा पार्टिकल्स की कर दें, तब जाकर मॉलिक्यूलर आयंस हमें मिलते हैं। इसके बाद है जी, कमेंट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिफ्लेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनका ये होता है। और उसमें एक इक्वेशन भी दी गई है, m/e इज इक्वल टू h² r²/2e। तो उसमें हम अगर देखें तो h की भी है बात और e की बात है, ये दोनों कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं जो उनकी डिफ्लेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। और इस तरह से हम आइसोटोप्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनको अलग थलग, उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है जी, राइट एनी 4 मेथड्स यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स अदर देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसके अलावा बुक में दिए गए हैं, गैस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है और लेज़र सेपरेशन। ये सारी चीज़ें हैं, 6 अलग से मेथड दिए गए, उनमें से आपने कोई 4 लिख दें तो आपको पूरे 2 नंबर ही मिल जाएंगे। और आगे है जी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है। हाउ इज इट रिलेटेड विद द एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ जो इसका रिलेशनशिप है, n मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि एक n एक इंटीजर है जो कि खास किस्म की रेशो होती है। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम जी। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, वही जो ग्राफ हमें मिलता है, जैसे ये हमने बनाया हुआ है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के दौरान जो हमें ग्राफ मिलता है, ये मास स्पेक्ट्रम है और ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने थे। और अगली बात जो है, गिव एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर आपने एक ग्राफ बना देना है जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है। इसके बाद है जी, वाई एटम्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। क्योंकि जी लाइट माइक्रोस्कोप में इसकी आपने रीज़न लिखनी है, जस्टिफिकेशन लिखनी है, बताना है कि लाइट माइक्रोस्कोप क्यों नहीं कर सकता। क्यों कि उसकी जो लाइट की वेवलेंथ है वो एटम के साइज से कहीं ज़्यादा होती है, कंपेरेबल नहीं होती, तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की जो अपना होती है वेवलेंथ वो काफ़ी कम होती है लाइट की निस्बत, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं एटम के साइज़ को मेजर करने के लिए। देन हमारे इस क्वेश्चन पेपर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हैं। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, उसकी एग्जांपल देनी है, उसका रिलेशनशिप बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। एंड एक्सप्लेन स्टेप्स फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। और इसके 4 से 5 स्टेप्स हैं इसकी डिटर्मिनेशन के, वो आपने लिखने हैं। हाउ द कंबस्शन एनालिसिस इज परफॉर्म टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कंबस्शन एनालिसिस है क्या भला, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए। एनालिसिस में हम पहले नंबर पर एम्पिरिकल फार्मूला ही डिटरमिन करते हैं, और वो कैसे करते हैं उसकी आपने वर्किंग देनी है, उसकी एक डायग्राम बनानी है खूबसूरत किस्म की, और उसके साथ साथ आपने उसके फार्मूलाज लिखने हैं, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो जी स्टूडेंट्स, एंड पर मैं आपको बताता चलूँगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के पेपर आपने जो अटेम्प्ट करना होता है। पहले नंबर पर आपने रीड द पेपर केयरफुली, पूरे पेपर को केयरफुल तरीके से आपने पढ़ लेना है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया, आप फिर सोचने लग जाएंगे, आपका जहन के दरीचे खुल जाएंगे इस तरह से। और नो हेस्ट ड्यूरिंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के दौरान आपने जल्दबाजी नहीं करनी, प्रॉपर उसको समझना है, उसके ऑप्शंस देखने हैं और जो बेस्ट ऑप्शन है उसे आपने टिक करना है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। अब बेस्ट ऑप्शन एक गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट।
अब बेस्ट ऑप्शन, गुड ऑप्शन वो होता है कि जो आपको पहला ऑप्शन मिल जाए, बेटर कोई दूसरा भी मिल सकता है। उसके साथ एंड पर जैसे ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज की बात हो जाती है, या इस तरह से बोथ ए एंड बी या बी एंड सी जो भी आ जाते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। एवरी शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैज़ प्रॉपर हेडिंग्स। हर शॉर्ट क्वेश्चन के आपने कुछ पार्ट्स की सूरत में लिखना है जी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल उसकी दे देनी है, यूनिट या एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर कोई क्वांटिटी है, अगर कोई फार्मूला है, उसमें कोई इक्वेशन आती है तो वो आप लिख दें, और अगर रीज़न वो पूछ रहा है तो उसमें रीज़न की प्रॉपर हेडिंग डाल के आपने रीज़न देनी है, तब जाके आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अदरवाइज अगर आप एक ही हेडिंग के नीचे 3-4 लाइनें लिख दें, 5 लाइनें, बेशक आप जवाब ठीक भी लिख रहे होंगे तो आपको शायद चेकर 2 नंबर ना दे, और फिर आप कहेंगे जी हमने तो ठीक लिखा था और हमें पूरे नंबर नहीं मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है, और ये पूरी डिस्कशन, ये 17 MCQs की जो आज फर्स्ट टाइम वाला पेपर है उसकी हमने आपको डिस्कस करा दी है, अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।